हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है ललित सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, ये मैं इस जो टॉपिक है, ये पहले भी मेरे साथ कंट्रोवर्शियल हो चुका है, जिसमें मैंने खालिस्तान की 2 पार्ट में बनाया था। ठीक है, तो उसी की वजह से मैंने ये भी पार्ट बना लिया, क्योंकि कहीं मेरे को ये भी रिकमेंड हो रही थी। और मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो पिछले 2 पार्ट बनाया है उसमें मैंने कहीं पर भी सपोर्ट नहीं की, ना मैं उसको प्रचार कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, आपने डिसाइड करना है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। ये मैं मेजर गौरव आर्य सर की वीडियो लेके आया हूँ, इन्होंने उसके बाद ही वीडियो बना दी अचानक। ठीक है, तो पता नहीं ये क्यों बनी है, कैसे बनी है, लेकिन उन्होंने बनाई है। अब इस पे जो आपके सवाल हैं या जो कुछ करना है वो मैं एंड में इसमें जो मेरे को लगेगा मैं बता दूंगा। तो ये मेजर गौरव आर्य सर की है, मैंने वीडियो जो ली है ये है द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। तो मेजर गौरव आर्य सर ने इसका टाइटल दिया है, कौन था खालिस्तान का जन्मदाता, क्यों क्या पंजाब फिर जलेगा, एपिसोड 77 CFTAV मेजर गौरव आर्य सर। तो ये मैं वीडियो दिखाऊंगा। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ न्यूट्रल होकर देखा करो, ठीक है, सर्टिफिकेट मत बांटा करो बेवकूफ़ी वाले। ठीक है, और मैं लास्ट और आखिरी बार बोल रहा हूँ, मैं खालिस्तान का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं यूनाइटेड इंडिया में विश्वास रखता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में एक मैं बात बता देता हूँ, आप लोगों की नज़र है ना जो इसमें देखने की या करने की, एक गिलास होता है कांच का, उसमें पानी भरा होता है आधा, कई लोग बोलते हैं आधा पानी से भरा हुआ, कई बोलते हैं आधा खाली से भरा हुआ। लेकिन मेरी सोच पता क्या है, मेरी सोच ये है कि उसमें जो पानी है वो जीवन दाता है। बस इतना ही फर्क है तुम लोगों के। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, 1% मेरे पास जितने गंदे बंदे कमेंट कर रहे थे ना, बकवासबाजी मार रहे थे, कोई कह रहा था मैं तेरी कंप्लेंट डाल दूंगा, वहाँ पे FIR करा दूंगा UK में, करा दो। ठीक है, मैंने कौन सा झूठ बोला है, मैंने कोई प्रचार नहीं किया, मेरे को खालिस्तानी का सर्टिफिकेट बांट रहे थे। ठीक है, तो पहले बोलने से पहले दिमाग लगा के सोच लिया करो। और मैं जब भी बोलता हूँ ना, वीडियो के जो वीडियो बनती है, जो मैं आपको दिखाता हूँ, उसके लफ्ज सुना करो। एक बंदे को मत किया करो ये उसका है, ये उसका है, ये उसका है, सिर्फ उसके वर्ड्स पे ध्यान दिया करो, सच्चाई को ढूंढने की कोशिश करो। चलिए वीडियो मिल के देखते हैं। मैंने अपना विचार बता दिया, गिलास वाला आधा खाली आधा, मेरे लिए वो पानी जीवन है। मैं उस नज़रिए से देखता हूँ वीडियो को। आप देखते हो कि ये भरा हुआ है, मैं उस हिसाब से देखनी है, ये खाली है, आपने वो दिमाग में रख के देखते हो। मैं वीडियो देखता हूँ हमेशा, जो उसमें पानी है वो जीवन है, मैं उस हिसाब से देखता हूँ। चलिए मिलके वीडियो देखते हैं, बाद में एंड में फिर बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कि इलेक्शन कमीशन क्यों ऐसे लोगों को जो भारत तोड़ने पे हम आ गए हैं, जो खालिस्तान बनाना चाहते हैं, उनको एक पार्टी दे रखी है और उनसे कह रहे हैं, ये जो ग्रुप है, ये जो दल है जो खालिस्तान जिंदाबाद और खालिस्तान ऐसे वैसे, हमें खालिस्तान चाहिए, अलग मुल्क चाहिए, ये सब डिमांड करे। इंडियन आर्मी घुसी गोल्डन टेम्पल के अंदर, तो जो वहां पे इंडियन आर्मी की कैजुअलिटीज हुई, देखो गलत तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, गलत तो हुआ है, लेकिन कुछ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। हम लोगों ने तकरीबन 3.25 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं और 1 मिलियन यानी कि 10 लाख में पहुंचाने के लिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, आप इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, मेरा एक प्लान था कि मैं फिर पाकिस्तान के ऊपर और चाइना के ऊपर एक खास वीडियो आपके लिए बनाऊं, लेकर आऊं, लेकिन बीच में एक ऐसी चीज, एक ऐसा वीडियो, एक ऐसा ट्वीट मेरी नजरों से गुजरा कि मैंने पूरा टॉपिक चेंज कर दिया। और बड़े एक फिक्र की बात है, ये चीज अभी भी कंट्रोल में है। अगर भारत इसको कंट्रोल कर लेता है तो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं करता है फिर वही खून खराबा होगा जो 80 के दशक में हुआ था। दोस्तों, मैं आपको ब्रीफ बैकग्राउंड बताऊंगा। मैं बात कर रहा हूं ये सो कॉल्ड खालिस्तान मूवमेंट की। अच्छा, वो क्या ट्वीट था ये जरा देखिए, अपने स्क्रीन पे ये ट्वीट है। इट्स अ विन फॉर आवर पार्टी वर्कर्स एंड द टीचिंग्स दैट संत जरनैल सिंह भिद्रावाले हैव गिवन। ये बात कह रहे हैं समरजीत सिंह मान ऑफ शिरोमणि अकाली दल अमृतसर। ये जीते थे संगरूर लोकसभा बाईपोल। ये छोटा सा वीडियो देखिए दोस्तों, तब मैं आपको बताता हूं कि स्टोरी क्या है।
ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮੂਸੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਢਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 7-8 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਫੌਜ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਨਕਸਲਾਈਟ ਕਹਿ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ शुरू करो कि इन्हां दी दुख तकलीफ सारी खत्म हो जाए। दोस्तों, आपने वीडियो देखा जिसमें साफ ये कह रहे हैं कि भिंडरांवाले की जो सोच है, जो उनकी टीचिंग्स हैं, उसको लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं और हम उसको मानते हैं, उनकी वैल्यूज को मानते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि इलेक्शन कमीशन क्यों ऐसे लोगों को जो भारत तोड़ने पे आमादा हैं, जो खालिस्तान बनाना चाहते हैं, उनको एक पार्टी दे रखी है और उनसे कह रहे हैं आप चुनाव जीतिए। आज उनके पास 1-2 मेंबर होंगे, कल जब उनके पास 20-25 मेंबर हो जाएंगे, चाहे उतनी सीटें ना हो पंजाब में लोकसभा की, दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज द आइडियोलॉजी। भाई, मैं ये नहीं कह रहा 20-30-50 सीटें पंजाब में हैं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये आइडियोलॉजी फैलेगी। और अगर ये आइडियोलॉजी फैलती है, और वैसे ही हमारे यहाँ दुनिया भर के पागल लोग हैं भारत में, कोई भी कुछ सपोर्ट करेगा कल किसी को भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए। ये लोग नॉर्थ में भी हैं, साउथ में भी हैं, ईस्ट में भी हैं, वेस्ट में भी हैं, सेंटर में भी हैं। ये हर स्टेट में छोटे मोटे हैं। अगर ये कह देते हैं कि हाँ ठीक है, हमें एक विजिबिलिटी मिलती है कि इससे नुकसान है भारत को, ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या नुकसान हो सकता है भारत को, आप सोच ही सकते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि ये परेशानी सिर्फ पंजाब तक महदूद रहेगी। ये दिल्ली आएगी, ये हरियाणा जाएगी, ये उत्तर प्रदेश पहुंचेगी, हर जगह पहुंचेगी। और आप इस प्रॉब्लम को सिख समाज से भी मत जोड़िए, ये प्रॉब्लम बड़ी हो चुकी है उससे। अच्छा दोस्तों, इसके पहले कि मैं आगे आपको बताऊं, ये किताब है। इस किताब को ध्यान से देखिए और मैं चाहता हूं कि आप इस किताब को खरीदिए और इस किताब को पढ़िए, अगर आपको इंटरेस्ट है तो। अगर आपको इंटरेस्ट है, ये किताब जो है ना, जीबीएस सिद्धू साहब हैं, ये फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के, जो भारत की खुफिया एजेंसी है, उसमें ये काम कर चुके हैं, बड़ी सीनियर पोजीशन पे, बड़ी सीनियर प्रोफाइल पे। और उन्होंने लिखी है द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, ये किताब है द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। ये खालिस्तान की बात कहां से आई, क्यों आई, कौन से ऐसे भारतीय हुक्मरान थे जिन्होंने हवा दी। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि ऐसे लोग आपको नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, हर जगह मिल जाएंगे। तो जो खालिस्तान को हवा देने वाली बात है, उसकी शुरुआत होती है दिल्ली से, उसकी शुरुआत पंजाब से नहीं होती, ठीक है। इसके पहले कि मैं इस किताब के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं और इस पूरी समस्या के बारे में आपको समझाऊं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। दोस्तों, बात ऐसी है कि लोग कई मुझसे पूछते हैं कि अभी तक बलूचिस्तान आजाद क्यों नहीं हुआ, बलूचिस्तान भारत क्यों कुछ नहीं कर रहा है या नहीं कर पाया है, या बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग क्यों नहीं। देखिए, ऐसा होता है कि किसी भी सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी को हवा देने के लिए, जो एक देश से अलग होना चाहती है, उसको हवा देने के लिए सबसे बड़ी जो जरूरत है वो ज्योग्राफिकल है या जियो स्ट्रेटेजिक है। आपको पता है कश्मीर में आतंकवाद चल रहा है, आपको पता है
कश्मीर में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं, कुछ हैं वो कहते हैं कि भारत से हमें अलग होना है, ये आपको पता है। उसी प्रकार से खालिस्तान एक अलग मुल्क बनेगा, ये कहने वाले एक स्मॉल माइनॉरिटी है पंजाब में, ठीक है, लेकिन ये बड़ी वोकल माइनॉरिटी है। इनको हवा कहां से मिलती है? इनको हवा इस चीज से मिलती है कि दोनों जम्मू और कश्मीर और पंजाब का बॉर्डर पाकिस्तान से मिला हुआ है। अब आप बलूचिस्तान की प्रॉब्लम समझ रहे हैं, मैं खुल के नहीं कहूंगा, आप अकलमंद ना खुद समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, मैं सीधा आता हूं इस किताब के पेज 37 पे। बड़ी मजेदार किताब है और इसमें जो चीजें लिखी गई हैं वो सिर्फ एक, जिसको कहते हैं ना रॉ का जासूस, स्पाई, वो पता लगा सकता था। यह कहता है कि दल खालसा के बारे में बताया। दल खालसा, whenever Bhindranwale was asked by reporters or others about Khalistan, he would say that he would not refuse the offer of Khalistan if made by the government. यानी कि भिंडरावाले से जब भी पूछा गया, जर्नैल सिंह भिंडरावाले आप जानते हैं कौन था, वो जो वहां पे गोल्डन टेंपल के ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारा गया था और जो खालिस्तान का एक फेस बन चुका था। अच्छा, तो दल खालसा बनाया। दल खालसा था क्या? तो भिंडरावाले से जब भी पूछते थे कि साहब खालिस्तान के बारे में कुछ बताइए, तो भिंडरावाले का हर समय एक जवाब रहता था कि अगर सरकार खालिस्तान देगी तो मैं खालिस्तान को मना नहीं करूंगा, लेकिन खालिस्तान को मैं अपना कोर डिमांड नहीं बनाऊंगा। यानी कि मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी पूरी जो पॉलिटिक्स है, मेरी पूरी राजनीति है, मेरी पूरी सियासत है, वो खालिस्तान के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। यह स्टेटमेंट है जीबीएस सिद्धू साहब जो रॉ के थे, उन्होंने लिखा है अपनी किताब पे। इसके बीच में एक ग्रुप था, वन अकबर रोड ग्रुप। अकबर रोड दिल्ली में, आप जानते हैं अकबर रोड का। इसमें ज़ैल सिंह साहब जो बाद में प्रेसिडेंट बने, पंजाब की सियासत का बहुत बड़ा नाम थे, कांग्रेस के कोर, बिल्कुल कोर, इंदिरा गांधी के बड़े क्लोज। ज़ैल सिंह साहब का एक आइडिया आया कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, एक ऐसा दल बनाया जाए, एक ग्रुप बनाया जाए जो खुल के खालिस्तान की डिमांड करे। इस किताब में लिखा है पेज 37 पे, ये नीचे पेज 37 के नीचे, कि वो ग्रुप खुल के खालिस्तान की डिमांड करे और वो भिंडरावाले को सपोर्ट करे खुल के, चाहे भिंडरावाले का उस ग्रुप से कोई लेना देना हो ना हो, बात की बात है, ठीक है। इसमें यह उम्मीद थी कि जब वो खालिस्तान की डिमांड जो है, ये जो ग्रुप है, ये जो दल है जो खालिस्तान जिंदाबाद और खालिस्तान ऐसे वैसे, हमें खालिस्तान चाहिए, अलग मुल्क चाहिए, ये सब डिमांड करेगा और बोलेगा हम भिंडरावाले को हम सपोर्ट करते हैं, तो क्या होगा कि ये फिर भिंडरावाले से चिपक जाएंगे। ठीक बात है, ये भिंडरावाले से चिपक जाएंगे और भिंडरावाले फिर मना नहीं कर पाएगा, ना इसको मना कर पाएगा, ना इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर पाएगा, उसके लिए मजबूरी हो जाएगी। The radical Sikh organization that was thus floated soon after 13th of April 1978 attack on the Nirankari convention was called Dal Khasa Army of the Pure। जो इसकी पहली मीटिंग थी, ये 13 अप्रैल 1978 को फॉर्म करा गया और इसकी जो पहली मीटिंग थी ये चंडीगढ़ के होटल अरोमा में हुई थी। ये डिटेल है, देखिए, चंडीगढ़ के होटल अरोमा में हुई थी और जो 600 रुपए का बिल आया था, उस जमाने में 600 रुपए का बिल आया था, यह ज़ैल सिंह ने दिया था। अब इसमें पूरी और डिटेल्स भी हैं और यह लिखा है कि द दल खालसा कंटिन्यूड टू एंजॉय द पेट्रोनेज ऑफ ज़ैल सिंह हु बिकेम होम मिनिस्टर ऑफ द सेंटर इन जनवरी 1980। यानी कि यह किताब कहती है, मैंने आपको पेज 37 और पेज 38, ज्ञानी ज़ैल सिंह जी ने दल खालसा क्रिएट करवाया। यह किताब कहती है, यह मैं नहीं कह रहा, यह किताब कहती है कांग्रेस पार्टी ने खालिस्तान को जन्म दिया। फ्रिंज एलिमेंट्स थे पंजाब में जो कह रहे थे कि हाँ 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 ऐसा होना चाहिए कुछ कुछ, लेकिन खुल के नहीं आ रहे थे। इनको ऑर्गेनाइज कराने वाले ज्ञानी ज़ैल सिंह थे, जिसको 1980 में जनवरी में भारत का होम मिनिस्टर बना दिया गया। खालिस्तान की डिमांड, एक अलग मुल्क हो, और उस दल खालसा को जन्म देने वाला आगे चल के बना 2-3 साल के बाद भारत का होम मिनिस्टर। यही चीज कश्मीर में भी हुई थी।
जब महबूबा मुफ्ती का बाप, जब पंडितों को मारा गया था तो महबूबा मुफ्ती का बाप था होम मिनिस्टर इंडिया का। ठीक है, तो दोस्तों ये स्टोरी है। इस किताब को आप पूरा पढ़ेंगे, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि ये बोल क्या रहा है आदमी। और इसमें जो जीबीएस सिद्धू साहब ने बात कही है, कोई ऐसी बात नहीं कही जिसमें आपको प्रूफ न दें। वो इसमें फोटोग्राफ्स हैं, इसमें प्रूफ है, इसमें सब कुछ है। आप पढ़िएगा किताब। खैर, बहुत पहले आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन हुए। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन में ये कहा गया, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन में ये नहीं कहा गया कि हमें खालिस्तान चाहिए। उन्होंने बोला कि सिखिज्म की प्योरिटी होनी चाहिए और कॉलेजेस और स्कूल्स में जाके बच्चों को हम सिखिज्म के बारे में बताएंगे, जो हमारे गुरुओं हैं उनकी इज्जत होनी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। कई सारी चीजें उसमें बनाई गई। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को रेडिकलाइज करा गया बाद में, पॉलिटिकल फायदे के लिए। ठीक है, खालिस्तान की समस्या का जो फायदा था वो पाकिस्तान ने उठाया। पाकिस्तान ने पंजाब में ड्रग्स भेजे, हथियार भेजे। जो आपने पंजाब के बारे में सुना होगा, वहां पे ड्रग्स बहुत हैं। ड्रग्स कहां से आते हैं ये पंजाब में? ये पाकिस्तानी पंजाब से आते हैं। ये पाकिस्तानी पंजाब से कभी ड्रोन के सहारे, कभी कुरियर के सहारे, किसी ना किसी तरीके से सरहद लांघ के पार करके वहां पे ड्रग्स आते हैं। एक इकोसिस्टम बन गया है। या फिर कोई उल्टा ले जाता है यहां पे, कभी गुजरात में लैंड हो गए, कभी बंबई में लैंड हो गए, बाय सी समुद्र के रास्ते आ गए, फिर ऊपर चले गए पंजाब। ये सब चलता रहता है। ठीक है, सेम ड्रग की प्रॉब्लम कश्मीर में भी है। और कश्मीर में मैं बार बार ये रिक्वेस्ट कर चुका हूं, जो भी हमारे लीडर्स हैं, कि सिर्फ डी रेडिकलाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं है, डी एडिक्शन की भी बहुत जबरदस्त एक हमें वहां पे उठानी पड़ेगी कश्मीर में और पंजाब में। कश्मीर में तो कुछ ऐसे ऐसे इलाके हैं कि दिन भर लड़के पड़े रहते हैं कोने में, वो सुई लगा के फिट रहते हैं। और ये पंजाब में भी यही चीज हो गई। खैर, वापस खालिस्तान पे आते हैं। अच्छा, मोदी जी G7 की मीटिंग के लिए गए जर्मनी। ठीक है, तो ये जियो न्यूज का ये देखिए कवरेज, आप ये वीडियो देखिए छोटा सा जियो न्यूज का, फिर मैं बताता हूं आपको। अच्छा, इसमें दोस्तों ये देखिए, जो जियो टीवी का जो आर्टिकल है जियो न्यूज का, ये कहता है कि मोदी G7 विजिट ड्राउन्ड बाय प्रो खालिस्तान रैली। यानी कि नरेंद्र मोदी जी की जो विजिट थी, नरेंद्र मोदी जी की जो विजिट थी, वो खालिस्तान की आवाजों से दब गई वो पूरी विजिट। ये पाकिस्तान ऐसी बातें कहेगा क्योंकि भाई ब्रिक्स में पाकिस्तान को बुलाया नहीं। पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि इंडिया ने ब्लॉक कर दिया ब्रिक्स में, जो पाकिस्तान को ऐसा लगता है। और देखिए, ब्रिक्स जो है ना, मैं थोड़ा सा हट के बात कर रहा हूं, ब्रिक्स जो है वो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं। उसमें चाहे ब्राजील हो, चाहे रशिया हो, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, जो भी 4-5 मेंबर्स हैं ब्रिक्स के, ये इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड की। अब पाकिस्तान का क्या काम? पाकिस्तान का क्या काम? क्या करना है वहां पे? ब्राजील से भीख मांगनी है, इंडिया से भीख मांगनी है, तो ठीक है, आ जाओ, स्वागत है आपका। लेकिन ब्रिक्स में क्या काम है? और मुझे ऐसा नहीं लगता कि इंडिया ने कोई ऐसा खास प्रेशर डाला होगा। चाइना ने भी सोचा होगा यार कि अभी तो इनको $2.5 अरब दिए हैं, डॉलर दिए, माफ कीजिएगा, $2.5 अरब इनको दिया। अब इनको क्यों ब्रिक्स में क्या इतनी क्या भूख हो गई कि अचानक हम सबसे एक ही साथ मांग लें? एक कमरे में सब होगा। अब मोदी जी के सामने आप एक बात बताइए, मोदी जी कमरे में बैठे हैं, शहबाज शरीफ आ गया वहां पे, मोदी जी पैसे दे, मोदी जी मना कर पाएंगे? नहीं, इट विल बी एम्बैरेसिंग फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो एम्बैरेस हो जाएंगे। और ये ऐसे हैं, इन्होंने पास्ट में कुवैती डिप्लोमेट आया था, उसकी जेब काट ली थी। पाकिस्तान में कुवैती डिप्लोमेट आया था, उसका पर्स दिखा, एक भाई ने उसका पर्स चोरी कर लिया। ये मन से बातें नहीं बना रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं वहां पे क्या क्या होता है, और मैं प्रूफ दे रहा हूं आपको। कुवैती डिप्लोमेट का पर्स, जेब काट ली इन लोगों ने, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स ने, पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स ने उसकी जेब काट ली।
अगर मोदी जी कमरे में बैठे हो, शहबाज शरीफ कहता है कि मोदी जी लाइए पैसा, मोदी जी मना कर पाएंगे? वो एम्बैरस हो जाएंगे। हो सकता है कि एम्बैरसमेंट छुपाने के लिए अच्छा ठीक है ले लो 1-2 अरब रुपए हमसे, और क्या। तो इसका क्या काम है ब्रिक्स में? खैर, ब्रिक्स को अलग रखिए, वापस आते हैं G7। तो पाकिस्तान बढ़ा के ये हो गया वो हो गया, पाकिस्तान को पता ही नहीं कि गेम क्या चल रहा है, पाकिस्तान को पता ही नहीं। अच्छा दोस्तों, 2-3 चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। वी शुड नो दीज थिंग्स, ठीक है। सबसे पहले जनरल शाहबेग सिंह था कौन? वी मस्ट नो हु वाज जनरल शाहबेग सिंह। जनरल शाहबेग सिंह एक वॉर हीरो था। सुबेग सर उसका नाम, सुबेग जनरल शाहबेग सिंह, he was instrumental in training the मुक्ति बाहिनी in 1971। 71 वॉर के हीरो थे जनरल शाहबेग सिंह, ठीक है। पर जनरल शाहबेग सिंह जब रिटायर हो रहे थे, उसके एक दिन पहले उनको बिना पेंशन के सर्विस से निकाल दिया गया और उनके ऊपर चार्ज लगाया गया, इल्जाम लगाया गया करप्शन का, कि साहब ये आदमी भ्रष्ट है। जनरल शाहबेग सिंह को बहुत गुस्सा आया, कोर्ट में गए, कोर्ट ने बोला कि नहीं, जनरल साहब निर्दोष हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा। जहां तक मेरी याद है, ही वॉज एक्सोनरेटेड बाय द ऑनरेबल कोर्ट, ठीक है। अब हुआ यह कि जनरल शाहबेग सिंह को गुस्सा बहुत आया कि मैंने देश की इतनी सेवा करी और मेरी इतनी बेइज्जती। उनको क्या करना चाहिए था कि उनको काउंटर केस फाइल करना चाहिए था। डेमोक्रेसी में यही होता है, अगर आप मेरी बेइज्जती करेंगे तो ऐसा नहीं कि मैं घर पे आपके हथियार लेके पहुंच जाऊंगा और आपको जान से मार दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई विल अप्रोच द लॉ। मैं कोर्ट्स जाऊंगा या फिर मैं अपने वकील से कोशिश करूंगा कि मैं केस फाइल करूं, और अपनी इज्जत के लिए मुझे कोर्ट में लड़ना है, मुझे सड़कों पे नहीं लड़ना। जनरल शाहबेग सिंह ने क्या कर दिया कि उन्होंने अपनी इज्जत के लिए वो सड़क पे आ गए। जनरल शाहबेग सिंह ने भिंडरावाला को ज्वाइन कर लिया, और जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, और मैं ऑपरेशन ब्लू स्टार के ऊपर आ रहा हूं अभी, जनरल शाहबेग सिंह ने उनको बताया कि कैसे कैसे, क्योंकि इंडियन आर्मी के थे, जनरल थे, सारी टैक्टिक्स सारी स्ट्रेटजी इंडियन आर्मी की जानते थे। तो उन्होंने बोला कि भैया ऐसे आप वेपन लगाओ, यहां पे आप वेपन लगाओ, ये इसकी प्राइमरी आर्क होगी, ये इसकी सेकेंडरी आर्क होगी, ये सेकेंड LMG है, इसकी ये प्राइमरी आर्क सेकेंडरी आर्क से क्रॉस करेगी। यहां पे दुनिया भर का जो मामला था उन्होंने पूरा सेट कर दिया। और जब इंडियन आर्मी घुसी गोल्डन टेम्पल के अंदर, तो जो वहां पे इंडियन आर्मी की कैजुअलिटीज हुई, मोस्ट ऑफ द कैजुअलिटीज वर बिकॉज ऑफ जनरल शाहबेग सिंह। जनरल शाहबेग सिंह ने अपने ही इंडियन आर्मी के लोगों को मरवा दिया। अच्छा, मैं जनरल शाहबेग सिंह के साथ गलत हुआ इसमें, ठीक है, मुझे इसको कहने में कोई वो नहीं है, शक अपने दिमाग में। लेकिन अगर आपके साथ गलत हुआ था तो आपको कानून के पास जाना चाहिए था। इतने इंडियन आर्मी के सोल्जर्स जो वहां पे वीर गति को प्राप्त हो गए, उनकी क्या गलती थी? उनको तो पता भी नहीं था कि आपकी पेंशन का मामला है, आपको बर्खास्त कर दिया फौज से, आपके ऊपर इल्जाम लगाया, सच्चा झूठा वो कोर्ट के ऊपर था, उनको तो नहीं पता। इस इंसान ने गुस्से में कि मेरे साथ मेरी पेंशन, मेरी इज्जत, इन्होंने आग लगा दी। इन्होंने भिंडरावाले को बोला कि आप चिंता मत करो, मैं इंडियन आर्मी का जनरल हूं और मैं सबको सॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार के ऊपर, और जो मैं बातें कहना चाहता हूं बड़ी कंट्रोवर्शियल होंगी और मुझे पता है कि मुझे बहुत सुनने को मिलेगा, लेकिन यह बात मेरे दिल के बहुत करीब है, ठीक है। मैं 2-3 बातें कहूंगा, फिर मैं वापस जो पंजाब में आजकल चल रहा है मैं उसके ऊपर आऊंगा। दोस्तों, स्टोरी यह है कि अगर आतंकवादी गोल्डन टेम्पल के अंदर घुस गए थे तो क्या कोई और तरीका था? क्या कोई और तरीका था उस चीज को सॉर्ट आउट करने का? बिल्कुल था, बिल्कुल था। मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि आपने फौजें भेजी हरमंदर साहब के अंदर। मैं हरमंदर साहब पे 10 बार माथा टेक चुका हूं अमृतसर जाके, और जब भी जाता हूं मेरे मन में शांति होनी चाहिए अंदर जाके, क्योंकि आप भगवान के घर पे आए हैं। हरमंदर साहब में आपके मन में शांति होनी चाहिए। मेरे मन में एक अजीब सी हलचल होती है
कि यार किसने हुक्म दिया होगा, ये फौज तो फौज है, हुक्म दे दिया, फौज घुस गई अंदर, लेकिन ये गलत था, ये नहीं करना चाहिए था। कहना बड़ा आसान है, घुस जाओ, तोड़ दो, बम मार दो। देखो ये सब चीजें ना, इससे कोई, आप अगर किसी सरदार को जान से मार दो, हो सकता है उसमें माफी हो, आप भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे, फिर ये मामला लंबा चलेगा। और छोड़ दो कि मामला लंबा चलेगा, छोटा चलेगा, इससे खालिस्तान मूवमेंट आगे बढ़ी, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, ये सब छोड़ दो आप। मैं तो आपसे एक सिंपल सी बात कह रहा हूं कि अंदर जाना गलत था, पीरियड, एंड ऑफ स्टोरी यार। वहां पे और कंट्रीज की फोर्सेस क्या करती हैं, और मुल्कों की फोर्सेस क्या करती हैं, मैं आपको बताता हूं। वहां पे बेहोशी की गैस डाली जा सकती थी, और मुल्कों की कंट्रीज करती हैं। हमारे पास क्या वो है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या वहां पे खाने में, क्योंकि वहां पे बाद में अगर उसको सील ऑफ कर दिया जाता तो हो सकता है कुछ समय के बाद उनका खाना खत्म हो जाता। बाहर से अगर हम खाना भेजते, क्या उस खाने में सोने की दवाइयां मिलाई जा सकती थी? नींद की दवाइयां बिल्कुल मिलाई जा सकती थी, ये हो सकता था, ये सब कुछ हो सकता था। मेरा ऑपरेशन ब्लू स्टार से सिर्फ एक इख्तलाफ है, हरमंदर साहब के अंदर हथियार लेकर जाना अगर आतंकवादियों का गलत था तो हमारा सही था, नहीं करना चाहिए था, हमें नहीं करना चाहिए था, ये गलत था और हमें समझना पड़ेगा। वील हैव टू डील विद दिस, या हम आज डील करें या 10 साल के बाद डील करें, भाई कभी ना कभी तो हमें इस बात से डील करना पड़ेगा कि हरमंदर साहब के अंदर क्यों। भिंडरा वाले को मार दो, देयर इज नो प्रॉब्लम, भिंडरा वाले को ठोक दो, बिल्कुल स्नाइपर लगाओ छतों पे, गोल्डन टेम्पल इज सराउंडेड बाय टॉल बिल्डिंग्स, डालो 10-15 स्नाइपर, जब दिखता है भिंडरा वाला एक गोली मारो सीधा खोपड़ी पे, कहानी खत्म। आपने अंदर बीएमपीज भेजी, आर्मर्ड व्हीकल्स भेजी, अभी भी उन दीवारों पे वो गोलियों के निशान हैं, तो यार ये गलत है। ये मैं ये नहीं कहता कि अगर किसी हिंदू के मंदिर के ऊपर या मुसलमान के मस्जिद के अंदर अगर टैंक चलते तो कैसा लगता, आई एम नॉट इवन मेकिंग दैट कंपैरिजन, आई एम जस्ट सेइंग दैट एथिकली एंड मॉरली ये ठीक नहीं है, एंड वी मस्ट हैव द करेज ऑफ कन्विक्शन। यार जो कोई बोले, जो कमेंट्स में बोले कि यार मेजर साहब आपने ये कर दिया वो कर दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 और तरीके थे कि अंदर से भिंडरा वाले की लाश भी निकलती, कोई बेगुनाह मारा भी नहीं जाता, सारे आतंकवादी भी मर जाते, लेकिन मेरा सिर्फ ये एक सिंगल पॉइंट है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या ऐसा तो नहीं है कि किसी प्राइम मिनिस्टर की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए किया हो, ऐसा तो नहीं है, टफ इमेज दिखाने के लिए, हमें फर्क नहीं पड़ता, चढ़ा दो फौज गोल्डन टेम्पल के ऊपर। अच्छा, जब एक खालिस्तानी फालतू की बकवास करते हैं, दिमाग तो है नहीं ना खालिस्तानियों में, जब ये फालतू की बकवास करते हैं तो यार बहुत बहुत इंडियंस कहते हैं नहीं सिखों ने ये कर दिया, ये हैं गद्दार। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक तो आप लोगों को पता नहीं है, ठीक है, कम से कम नॉर्थ इंडिया की बात, पंजाब की बात ले लीजिए, जो आज की तारीख में जिसको हरियाणा कहते हैं, ये तो बाद में बना हरियाणा, लेकिन कोई बात नहीं, दिल्ली की बात, आज की तारीख में आपको एक बात पता होनी चाहिए, और मैं अपने जो हिंदू समाज के लोग हैं मैं उनसे कह रहा हूं कि अगर आप हिंदू हैं, ठीक है, अगर मैं हिंदू हूं, तो किसी ना किसी सरदार ने आज से 300-400 साल पहले अपना सर कटाया होगा हमारे लिए। तो जब भी किसी सरदार जी से मिलो ना, एक बार थैंक यू जरूर बोलना उसको, और थोड़ा सा इतिहास पढ़ लो भगवान के लिए, भगवान के लिए हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं, इतिहास पढ़ लो थोड़ा सा। गुरुओं ने सर कटा दिया अपना कश्मीरी पंडितों के लिए, जिन कश्मीरी पंडितों के लिए आप लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं ना वी सपोर्ट कश्मीरी पंडित्स, उस जमाने पे तो सोशल मीडिया नहीं था, सिखों के गुरुओं ने अपना सर कटा लिया। और आप में से कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, आप में से कुछ लोग इतनी भद्दी भद्दी बातें करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। मैं नहीं चाहता अपने वीडियो में ऐसे कठोर शब्द बोलूं किसी के लिए, लेकिन शर्म आनी चाहिए, धिक्कार है आप पे, लानत है। आप हमारे परमवीर चक्र देखिए, महावीर चक्र देखिए, आपको पगड़ी वाला मिलेगा वहां पर। सिखों ने
इस देश की रक्षा करी है, सिखों ने हिंदुओं की रक्षा करी है। सिख गुरुओं ने अपना सर कटाया, औरंगजेब के सामने खड़े हो गए। साहब उस जमाने में औरंगजेब से ज्यादा ताकतवर कौन था? हिंदुस्तान का बादशाह था वो, एक्सेप्ट फॉर सम प्लेसेस आउट ऑफ साउथ इंडिया एंड ईस्ट इंडिया। जनरली ओवर लार्ज टेरिटरी औरंगजेब बादशाह था भारत का। उसके खिलाफ कौन खड़े हुए? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। एक उन्होंने लिखी एक किताब है, आप देखिएगा, नवतेज सारना साहब हैं, एक फॉरेन सर्विस के ऑफिसर। नवतेज सारना साहब की किताब है, इट इज कॉल्ड जफरनामा। जफरनामा इज एक्चुअली गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखी थी औरंगजेब को, तो उसका ट्रांसलेशन उन्होंने इंग्लिश में करा। ओरिजिनली इट वाज रिटन फारसी। उस जमाने में पढ़े लिखे लोग फारसी में जो कोर्ट की बात होती थी या जो पढ़े लिखे लोग आपस में जो बातचीत करते थे, चिट्ठियां लिखते थे, फारसी में लिखी जाती थी। तो जफरनामा इज रिटन इन फारसी। आप पढ़िए जरा, आपको पता लगेगा। सिखों की सच्चाई अगर आपको जाननी है, रीड द जफरनामा, देन यू विल कम टू नो। तो थोड़ी सी इज्जत कर लीजिए, हमारे भाई हैं। अब मैं वापस आता हूं ये पूरे खालिस्तान मूवमेंट के बारे में। ऐसा है दोस्तों कि टोरंटो, जो कि कनाडा में है, लंदन, यूरोप के कुछ मुख्तलिफ शहर और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये मूवमेंट जोर पकड़ रही है, पॉकेट्स में। एयर इंडिया के वो कनिष्का को उड़ा दिया था पूरा, दैट वाज आल्सो खालिस्तानी हैंडीवर्क। हमें ऐसा लगता है कि जितना हमें फोकस खालिस्तान पे देना चाहिए था, ये सो कॉल्ड खालिस्तान का जो पूरा मूवमेंट है जो चलाया जा रहा है, इस पे हमने नहीं दिया। इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन ओरिजिनल गलती हमारी है। ये किताब उसका सबूत है। जीबीएस सिद्धू साहब की किताब है, ये रॉ के बड़े सीनियर ऑफिसर हैं, उनकी किताब है। आप जरूर इस किताब को पढ़िएगा, द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। आप पढ़िएगा, तब आपको पता लगेगा कि इसकी जो नींव है, इसकी जो नींव है दल खालसा की, ये पूरा माइंडसेट, तब आपको पता लगेगा कि जो पॉलिटिशियन है, जो नेता है, वो किस हद तक गिर सकता है पावर में रहने के लिए। सत्ता में रहने के लिए किस हद तक जा सकता है वो। खून बह जाए सैकड़ों लोगों का, इट डजंट मैटर। वर्चस्व की लड़ाई है ये, उसमें जितने भी कटें, जितने भी मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, ये जो टोरंटो वगैरह, वैंकूवर में और कनाडा के जो शहर हैं, और इसके अलावा यूएस में, तो ये थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ रहे हैं। ये तो डिप्लोमेटिक प्रेशर से और एंगेजमेंट से ये मामला कंट्रोल हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये शिरोमणि अकाली दल जैसी जो लोग हैं, जो चुनाव जीत रहे हैं, और एक सेंस ऑफ विक्टिमहुड, एक सेंस ऑफ विक्टिमहुड जो पंजाब में बनी है कि हमारे साथ गलत, देखो गलत तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, गलत तो हुआ है, लेकिन कुछ पार्टीज हैं उस विक्टिमहुड को भुना रही हैं और उनको फिर फर्क नहीं पड़ता। ये खुल के कह रहा है आदमी, खुल के कह रहा है कि जो संत भिंडरावाला ने हमें बताया था, हम उस रास्ते पे चल रहे हैं। दे आर ओपनली सपोर्टिंग सेसेशनिज्म। अच्छा, कभी आप जाइएगा, मैप ऑफ खालिस्तान देखिएगा, इंटरनेट पे जाइए, गूगल इमेजेस में मैप ऑफ खालिस्तान देखिए। भाई मैप ऑफ खालिस्तान में पाकिस्तान का पंजाब है ही नहीं, सिर्फ इंडिया का पंजाब है। ये पाकिस्तानी फौज ने, आईएसआई ने इतना बेवकूफी का गेम खेला है, इतना बेवकूफी का गेम खेला है कि बस आप देखेंगे, आपको हैरानी हो जाएगी। अरे अगर खालिस्तान बनाना है तो सिखों के सबसे बड़े महाराजा कौन थे? महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी क्या थी? लाहौर, है ना। उन्होंने काबुल पे सिख फौज का, खालसा फौज का झंडा लगा दिया था काबुल में। एक मैप बनाओ ना यार अच्छा सा खालिस्तान का। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके अंदर आप गुरदासपुर भी ले लो, अमृतसर भी ले लो, तरन तारन भी ले लो, आप उसके अंदर पटियाला भी ले लो, भटिंडा भी ले लो, लुधियाना भी ले लो, पूरा पंजाब ले लो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसके अंदर जरा लाहौर भी ले लो, राइट, उसके अंदर लाहौर ले लो, उसके अंदर पूरा का पूरा पाकिस्तानी पंजाब ले लो, जो कि 54% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन है, सब ले लो और बोलो साहब, मेजर साहब ये नक्शा है हमारा, तब हम बातचीत करेंगे आपसे। तो ये जो पूरी खालिस्तान की मूवमेंट है, ये हमारे नेताओं की लालच और
पाकिस्तान ने जो फायदा उठाया इस चीज का, वहां से शुरू होती है। हजारों लोग मर गए, लाखों लोग बेघर हो गए, और आज फिर वही प्लानिंग चल रही है पंजाब में। आज की तारीख में, मैं जून 2022 की बात कर रहा हूं दोस्तों, आज की तारीख में वही प्लानिंग चल रही है पंजाब में कि किस तरीके से वो 80 के दशक के दिन वापस लाए जाएं, जहां पे खून खराबा होता था पंजाब में। ये पाकिस्तान के हक में है, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर हार चुका है 370 से, उसके हाथ से निकल चुका। हार तो खैर बहुत पहले चुका था, लेकिन अभी पाकिस्तान बौखलाया हुआ है कि कुछ ना कुछ तो करना है। पाकिस्तान का डीप स्टेट बौखलाया हुआ है, कुछ ना कुछ तो करना है। नवंबर के बाद इसके ऊपर कार्रवाई होगी, जहां तक मुझे लगता है। जनरल बाजवा नहीं चाहता कि लड़ाई हो, और जनरल बाजवा मुंह पे बोल चुका है 10 बार, और उसके प्रूफ भी हैं कि जनरल बाजवा नहीं चाहता लड़ाई हो। लेकिन नवंबर में अगर कोई दूसरा जनरल आता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, उसका क्या मूड है, इस पर निर्भर रहेगा कि पंजाब में क्या होता है, और हमें सचेत हो जाना चाहिए। इसको करने के 3-4 तरीके हैं। पहली बात, जो पंजाबी यूथ है और सिख यूथ है, उसके साथ एंगेजमेंट आपको बढ़ानी पड़ेगी। आपको उसके साथ एंगेजमेंट पंजाब में बढ़ानी पड़ेगी। दूसरी चीज, पंजाब में, और ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं कुछ आपको अपने मन से नहीं बोल रहा कि आप बोले कि नहीं आप तो कम्युनल बात कर रहे हैं, वहां पे क्रिश्चियन कन्वर्जन का एक बहुत बड़ा काम चल रहा है पंजाब में। और जो मेरे सिख भाई बहन है वो बता देंगे, अभी अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बता देंगे। वहां पे बहुत जबरदस्त काम चल रहा है, गांव के गांव कन्वर्ट हो रहे हैं, सिर्फ ये कि आपको कनाडा का वीजा दिलवा देंगे। सबने बोला कि डन, ये काम चल रहा है वहां पे। तीसरी चीज, एक बड़ा वोकल फ्रिंज एलिमेंट है जो गुरुद्वारों से काम कर रहा है। गुरुद्वारों का इस्तेमाल गलत करा जा रहा है, और इसके लिए बहुत जरूरी है जो गुरुद्वारा की कमेटी है, जो ग्रंथी साहब हैं, उनसे बात करी जाए, उनसे एंगेज करा जाए। देखिए, विदाउट एंगेजमेंट आप सोचें कि बल से आप काम कर लेंगे, काम बल से होगा नहीं। ये काम बल से होगा नहीं, ये काम एंगेजमेंट से होगा। आपको बातचीत करनी पड़ेगी, जो सिख हैं उनसे बात करनी पड़ेगी, जो पंजाबी हैं उनसे बात करनी पड़ेगी। आप बात करेंगे, वो भी बात करेंगे। कुछ शिकवे शिकायतें आपको दूर करना पड़ेगा, जो भी लेन देन करना है दे के खत्म करो। जब मैं लेन देन कहता हूं, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा। जब किसी के दिल में शिकवे होते हैं तो आपको मानने पड़ेंगे, आपको ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा, तब जाके मामले सुधरेंगे। आज की तारीख में पंजाब की इकोनॉमिक हालात बहुत खराब है, और भगवंत सिंह मान जी ने वैसे भी बोल दिया कि मैं फ्री में ये दे दूंगा, फ्री में दे दूंगा। पैसे है नहीं, 2 से लेकर 2.5 लाख करोड़ का खसारा है, लॉस है वहां पे पंजाब की ट्रेजरी को। ऐसा मैंने मीडिया में पढ़ा है कि 2 से लेकर 2.5 लाख करोड़ का स्टेट की रेवेन्यूज बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं लगभग, सेंटर के ग्रांट पर सर्वाइव कर रहा है। तो वहां पे एक सस्ती पॉपुलैरिटी, एक फ्रिंज एलिमेंट को, जो कि बड़ा वोकल है, मैं कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन जिनको पंजाबी समझ में आती है वो सिद्धू मूसेवाला का लेटेस्ट गाना सुन लेना एक बार। आपको पता लग जाएगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। आपको पता लग जाएगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। सिद्धू मूसेवाले का लेटेस्ट गाना सुन लेना आप, अगर आपको पंजाबी समझ में आती है। और नहीं है तो कोई आपका सिख दोस्त है या पंजाबी दोस्त है, उससे एक बार पूछ लेना कि भाई ये बोल क्या रहा है जरा। एक बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है पंजाब में, और अगर हमने नहीं रोकी, ये फिर से 4-5 साल के अंदर हमारे सर पे नाचेगी, और फिर आप दोबारा फौजें भेजने में मजबूर हो जाएंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजने में मजबूर हो जाएंगे, सीएपीएफ भेजने में मजबूर हो जाएंगे। आपको सिखों से बात करनी पड़ेगी। आपको गुरुद्वारों में जाके जो ग्रंथी साहब हैं, ग्रंथी साहब से आपको बात करनी पड़ेगी। ये पूरा मसला एंगेजमेंट का है, पूरा मसला बातचीत का है। और जो बाहर हैं, जो खालिस्तान के नारे लगाते हैं और झंडे वंडे करते हैं, ये देखिए, ये इनकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, इनकी वैल्यू सिर्फ ये है कि कभी एक आर्टिकल छपवा दिया, दे कैन बी इग्नोर्ड, दे आर इनकॉन्सिक्वेंशियल। इनके ऊपर इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ये पार्ट टाइम करते हैं, ये सब लोग अपनी नौकरियों में लगे हैं। कोई टैक्सी चला रहा है, किसी की दुकान है, किसी का छोटा मोटा बिजनेस है, किसी का बड़ा बिजनेस है। ये लोग मिलते हैं, मिलकर कभी कभी ये झंडा वंडा जला देते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। जस्ट इग्नोर देम। इनके मुंह लगने की जरूरत नहीं, क्योंकि चाहते हैं ये कि आप इनके मुंह लगें। आप जितना इनके मुंह लगेंगे उतना इनको पॉपुलैरिटी मिलेगी। ठीक है, इनको कोई नहीं पूछ रहा वहां पे, इनकी सरकार नहीं पूछ रही वहां पे, कुछ नहीं। बस ये कनाडा में छोटे छोटे अपने पंचायत लेवल के चुनाव लड़ते रहते हैं, इसी में खुश है। लेट देम बी हैप्पी। वी
वी हैव टू डील विद दिस डिप्लोमेटिकली। लेकिन जो असली प्रॉब्लम हो सकती है और हो रही है वो पंजाब के अंदर है। उसमें डी रेडिकलाइजेशन शामिल है जैसे कश्मीर में शामिल है, इसमें डी एडिक्शन शामिल है जैसे कश्मीर में शामिल है। इसमें बातचीत करने की जरूरत है। गुरुद्वारा में जो आपके जो वहां पे ग्रंथी साहब हैं उनसे बात करने की जरूरत है। पंजाबी यूथ से जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनके साथ एंगेज करने का एक प्रोग्राम होना चाहिए। वरना ये जो फॉल्ट लाइन है ये चौड़ी होती जा रही है और इस फॉल्ट लाइन का पाकिस्तान फायदा उठा रहा है, आपकी आंखों के सामने फायदा उठा रहा है। ये जो मोदी जी के सामने जो पूरी रैली हुई है ना, जो मोदी जी G7 के ले गए जो रैली हुई है, ये उसी पाकिस्तान की एक इनिशिएटिव था कि इकट्ठा करा जाए, डिसअफेक्टेड एलिमेंट्स को उनके पैसे दिए जाएं और उनके बाद हाय हाय के नारे वहां पे लगवाए जाएं। ये काम होता रहेगा जब तक हम लोग बीच में नहीं पड़ेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद। तो भाई लोगों, यहाँ तक थी वीडियो, जो वीडियो आपने को मैंने दिखाई। अब मेरे को पता नहीं किसने किस हिसाब से देखी है, वो अपना आपका दिमाग है। मैंने पिछली सब, इसलिए मैं ये बातों में पढ़ता नहीं, ये कंट्रोवर्शियल बातें होती हैं। सबसे पहले वो बात कर लेते हैं कि उसने जो MP जीता है वो अकाली दल, ये ऐसे ही हैं सारे लोग, ठीक है। तो ये नेता जो होते हैं ना, ऊपर वाले होते हैं, ये आम जनता को खराब करते हैं, समझ आई। इसमें पाकिस्तान का भी मेजर गौरव सर ने बता दिया कि पाकिस्तान का क्या हाथ है। और ऑब्वियसली यार, अगर आप 1% भी जनता में, हाँ मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हैं 1% हैं, तो आप देखो ना 1% भी बहुत बड़ा नंबर होता है। तो मैं कोई आपको ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, मैं आज के बाद शायद ना भी बोलूँ, ठीक है। मेरे को खालिस्तान, मैं प्रो खालिस्तानी नहीं हूँ, मैं एंटी खालिस्तान हूँ। मैं सबसे पहले क्लियर कर दिया, मैं खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। मैं मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। आप किसी बंदे से कर सकते हो कि ये बंदा मेरे को पसंद है ना पसंद है, ठीक है। मैं उसके विचारों को ना पसंद और पसंद करता हूँ, मैं बंदे पे नहीं जाता। तो बाकी रही बात जो मेजर गौरव सर ने कही हैं बातें, मैं तो एग्री करता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें बुक्स में होती हैं। आपको आप बिना पढ़े किसी को आके इल्ज़ाम लगाते हो या कुछ करते हो, वो आपकी सोच है भाई, ठीक है। मेरे को उसके कुछ लेना देना नहीं है। बाकी जो भी है ये आपको समझ आ गई। खुद ही गवर्नमेंट ने इसको बीज बोया, ठीक है, खुद ही उसको मारा, खुद ही कुछ किया है। उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ? हम जैसे आम बंदों का, जो ना इधर के हैं ना उधर के सपोर्टर हैं, ठीक है। जो चाहते हैं कि इंडिया यूनाइट रहे, हम इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, अपनी आराम से बढ़िया ज़िंदगी जीना चाहते हैं, और जो दुश्मनों के साथ, बाहर के दुश्मनों के साथ लड़ना चाहते हैं कि जो हमें ख़राब करते हैं, आप उन लोगों को भी बीच में सर्टिफिकेट बांट देते हो। चलो खैर, बाकी जो आपने यार समझना, मैंने शुरू में बताया था गिलास भरा हुआ है, ठीक है, आधा भरा हुआ बोलो चाहे उसको आधा खाली बोलो, वो ऐसे लोग के बहुत ज़्यादा लोग मिल जाते हैं। मेरी सोच ये है, मैं जो उसमें पानी भरा हुआ है उसको मैं जल जीवन समझता हूँ, जो उसमें हवा भी है उसको भी मैं समझता हूँ। मैं सिर्फ वो चीज़ें देखता हूँ कि ये एलिमेंट्स क्या हैं। मेरे को ये, मैं ना नेगेटिव सोचता हूँ कि ये खाली है, ना मैं उसको पॉजिटिव सोचता हूँ कि ये आधा भरा हुआ है। वो आप लोगों में से सोचते रहते हैं, ठीक है। तो मेरा तो मोटिव होता है देखना। और मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ, मैं रिलेट क्यों कर पाता हूँ आप लोगों से ज़्यादा। आप लोग तो पढ़े लिखे, पढ़ा भी नहीं होगा। आप तो पंजाब की हिस्ट्री, हरी सिंह नलियों की हिस्ट्री कहाँ पता होगी आपको, और चीज़ों की। मैं चाहता ही नहीं यार, रहो अंधारे में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर सिख को अगर माड़ा बोलना बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन जो मेरे दिल में, मैंने बता दिया कि मेरे लिए नेशन फर्स्ट है, बस, ठीक है। बाकी जो मर्जी कमेंट करते रहो, अनसब्सक्राइब करना, अनसब्सक्राइब मेरे को किया, मैंने देखे हैं 15-20 बंदे छोड़ के भाग जाओ यार, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं सच बोलना छोड़ दूँ, ठीक है। जो मैं ग्राउंड जीरो पे, मुझे जो सच लगता है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है 50 और वीडियो मेरे को भी आई है बेमतलब की अब मारी हुई है, ठीक है। जो वहाँ पे बीच में थे बंदे, वो बोल रहे हैं, मैं उनके साथ रिलेट करता हूँ कि हाँ ये बंदे बीच में था, इसने ये बातें की हैं, हाँ ये बातें हुई थी यहाँ पे, ऐसा ऐसा, तो मैं उसको दिखाता हूँ, ठीक है। मेजर गौरव सर बोल रहे कोई नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब मैं मेजर गौरव सर को बोलूँ, उन्होंने उसको टेररिस्ट बोल दिया, क्या कहते हैं, भिंडरा वाले को, ठीक है। तो मैं अब मेजर गौरव सर को हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देना शुरू कर दूंगा कि ये हिंदू फोबिया, सिख फोबिया फैला रहे हैं, जब हिंदू फोबिया फैला रहे हैं। ऐसे नहीं होता, ठीक है। जो उन्होंने बोला है ऑथेंटिक चीज़ें भी बोली हैं। मैं सिर्फ एक ही चीज़ से होता है, मेरे को एक ही चीज़ से हुआ जो सुबेग सिंह का किया है इन्होंने। सुबेग सिंह का ये था कि सुबेग सिंह ने जब ज्वाइन किया था ना भिंडरा वाले को, तो उस टाइम उस पर केस चल रहा था। सुबेग सिंह को इंदिरा गांधी ने
1-2 दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही रिटायर होने से पहले 2500 रुपये का ये लगा दिया कि इसने 2500 रुपये की वो किया है, चोरी की है, यानी कि घपला किया है, इल्ज़ाम लगा दिया 2500 रुपये का। और भी आप केस पढ़ सकते हो जाके। और इसमें मेजर गौरव आर्य सर ने बोला कि उनको ज्वाइन वहाँ पे नहीं करना चाहते बंदूक, बिल्कुल सही बोला। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि बंदूक उठा लो, ठीक है। अब वो लोग हीरो भूल जाते हैं, फिर वो पता क्या आता है उस टाइम तो हीरो, जब बंदा की ये नहीं देखना कि उसकी रियलिटी क्या थी, ठीक है, वो चला गया, वो गलत था, ठीक है, लेकिन उस पर ये देखो कि इंदिरा गांधी ने सिर्फ अपना मोटिव सॉल्व करने के लिए, किसी से खुंदक पालने के लिए एक बंदे को कर दिया, ठीक है। इसका मैं रीज़न देता हूँ। मेजर गौरव सर ने बोला कि वो दोबारा केस कर सकते थे। जहाँ तक मेरे को पता है, वो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। जब मेजर जनरल साहब का, सुबेग सिंह का जब हुआ कोर्ट का केस, जब उसका रिजल्ट आया, जहाँ उसकी जो हियरिंग थी, जहाँ उस टाइम हियरिंग चल रही थी, जब उसने ज्वाइन किया, जब इसका वो आ गया था ना, फैसला आया था, तो वो सुबेग सिंह मर चुका था। मरने के बाद काफ़ी टाइम बाद आया था, वो आप नेट पे चेक कर लेना। उसके बाद सुबेग सिंह जी को क्लीन चिट दी गई थी। अब मेरे को आप ही कमेंटों में बता सकते हो, चेक करके फैक्ट चेक कर लेना, ठीक है। तो हो सकता है कि मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, आप भी फैक्ट चेक कर सकते हो, गूगल सर्च करना कि वो फैसला उसके बाद आया था और कितने टाइम बाद आया, वो चेक कर लेना कि वो उस भाई ये बेकसूर था, इसने कोई नीली रिश्वत ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है। तो बाद में अगर एक बंदे ने कर लिया, उसके बाद फैसला आ भी गया, तो उस फैसले केस तो बाद में डालना था ना कि हाँ आपने, अगर उसमें कल्प्रिट होते तो वो कहते कि हाँ यार मेरे को गलत किया गया, ठीक है। अभी तो हियरिंग चल रही थी, चलो ये गलती मैंने मान ली। तो मेरे कहने का मतलब आप मेरी फॉलो करके वो बात है कि मैं थोड़ा सा इस पर लगाऊं कि मेरे को नहीं है, शायद हो सकता है कि मेजर गौरव सही भी बोल रहे हैं, लेकिन वो आप चेकआउट कर लेना प्लीज़। तो बाकी ये बातें सही है, ठीक है। जो देश के खिलाफ होगा वो तो देश के खिलाफ होगा, उसको तो गोली मार दो, कोई भी हो, देश के खिलाफ बात ना करे। और दूसरी, मेजर गौरव सर ने एक और बात की पाकिस्तान के मैप की। पाकिस्तान, आप गूगल पे सर्च मारोगे, खालिस्तान का मैप एक्चुअली बहुत बड़ा है। पाकिस्तान ड्रामा करता है कि इंडिया का पंजाब, इंडिया का पंजाब इतना सा छोटा सा, ठीक है। तो वो तो करेगा ही करेगा पाकिस्तान। तो अगर पाकिस्तान सच में उनका टो करे ना अपने बंदों को, अपने पाकिस्तानियों को, बंदों को ये दिखाते भी खालिस्तान तो ये मांग रहा है, अब सपोर्ट करें, पाकिस्तान सपोर्ट करना छोड़ देगा, क्योंकि यहाँ वहाँ तक लगता है अटक तक पंजाब, महाराजा रंजीत सिंह वाला पंजाब का नक्शा आप देखोगे ना, खालिस्तानी मैप लिख के। अब पाकिस्तानी पता नहीं, मैंने कभी मैप नहीं देखा, लेकिन मैंने खालिस्तान का मैप देखा हुआ है। उनका तो अटक वगैरह, हिमाचल, नीचे हरियाणा, ये सारा पंजाब आता है खालिस्तान का। अगर ये पाकिस्तान वाले पता नहीं, अब इनको पता, ये तो पता भी होता है, वो प्रोपेगेंडा करने के लिए करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली में अगर इनके पाकिस्तानी को, आम जनता को पता चलेगा ना कि खालिस्तान की अगर सपोर्ट करना बंद कर देंगे उसी दिन से, वो जाके वो वहाँ तक लग जाता है। बाकी मैं सबको यही हमेशा कहता हूँ, जो बाहर बैठे हुए हैं ना कनाडा में, ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं, उनको फंड्स मिलते हैं, इंजॉय करते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे भी 1% है, पार्टियाँ ये करती हैं सारा काम, नीचे वाले फिर भी कम है। 1% में से आप अगर जनता में लगाओ तो बहुत कम लोग सपोर्ट करते हैं। ये सब ऊपर वाले गेम है। अब इनका अकाली दल का यहाँ पे सिक्का चल नहीं रहा, ठीक है, पहले कांग्रेस या भाजपा आ गई, इनको कोई पूछता नहीं यहाँ पे। अब इन्होंने सिर्फ वही सेंटीमेंट शुरू कर दिए, तो ये बात है। बाकी आपने जो समझना वो समझ सकते हो भाई। मेरे को बार बार अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, सोल्जर हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप जब कि ऐसा कोई कमेंट मेरे बारे में डालता है ना, तो आप काउंटर कर लिया करो। सिर्फ उनको ये बोल दिया करो कि भाई की वीडियो देख लेना, क्योंकि मैं बार बार, क्योंकि ये बातें आती रहेंगी आगे, महीने बाद फिर कोई आगे ऐसा भौंकने वाले मिल जाएंगे जो बिना पढ़े, बिना रूट बेस के सिर्फ बोलना जानते हैं, ठीक है। मेरी कोशिश ये है कि मैं जब तक जुड़ के रहूँ आपके साथ, आपकी सपोर्ट मिलती रहेगी इस कंट्री को यूनाइट रखने के लिए, तब तक मैं काम करता रहूँगा, जब तक, क्योंकि मैं नेशन फर्स्ट नाम इसी रखा हुआ है। मेरे लिए देश पहले है, मेरी कंट्री सबसे पहले है, ठीक है। तो यहाँ तक की मैंने वीडियो दिखानी, जो आपने समझना है समझ लेना। बाकी हिस्ट्री हर एक कौम की जाना करो, फिर उसके बाद मुंह खोला करो। तो यहाँ तक की वीडियो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, और शेयर जरूर किया करो अपने लोग प्लेटफॉर्म पे जाके, जो भी आपके पास सोशल मीडिया है। तो यहाँ तक की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।